Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Khadija Naseer and you are watching MasterJii Network. आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स की तो 7 मेन स्टेप्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है सिलेक्शन ऑफ जीन फ्रॉम डोनर। सेकंड वन इज़ प्लाज्मिड आइसोलेशन फ्रॉम बैक्टीरिया। थर्ड वन इज़ क्लीवेज ऑफ डोनर जीन एंड प्लाज्मिड। फोर्थ वन इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। फिफ्थ वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। सिक्स्थ वन इज़ identification of plasmid containing bacteria and the last one is propagation of recombinant plasmid। अब हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ जीन फ्रॉम डोनर। अगर हम यूकैरियोटिक जीन्स की बात करें तो इनके पास एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंट्रॉन्स क्या होते हैं? एंट्रॉन्स बेसिकली वो रीजन है जिन पे प्रोटीन का कोई भी कोड प्रेजेंट नहीं होता, जबकि जो एक्सॉन्स हैं वो रीजन्स जिन पे प्रोटीन का कोड प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें बैक्टीरियल जीन्स की तो उनके पास एक्सॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स में जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए को जब ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम लोग एंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि एंट्रॉन्स पे जो है प्रोटीन का कोड प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से ये फर्दर जो है वो ट्रांसलेशन में यूज़ नहीं होंगे। पीछे हमारे पास रह जाते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स को जो है वो हम फर्दर ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब जो बैक्टीरियाज हैं उनके पास मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, वो यूकैरियोटिक जीन जिस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड के पास होता है उसे हम बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करा देते हैं। लेकिन फिर उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि उसके रिज़ल्ट में वो हो सकता है कि वो प्रॉपर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट ना हो। उसके बाद वो सॉल्यूशन या वो प्लाज्मिड जो है वो यूकैरियोटिक सेल के डीएनए को आइसोलेट करने की बजाय जो मैसेंजर आरएनए हमने इंसर्ट किया होता है उसे आइसोलेट करता है। उस मैसेंजर आरएनए को फिर फर्दर हम लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, किस लिए? डीएनए का एक मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए, जिसको फर्दर जो है वो प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जाता है। डीएनए को कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है वो आर्टिफिशली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को प्रिपेयर करते हैं। उसे फिर जो है वो फर्दर प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद बैक्टीरियल सेल में उसे जो है वो पुट करके और फर्दर उसकी क्लोनीज ग्रो कराई जाती हैं। अब जो सेकंड स्टेप है हमारे पास वो है प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड की आइसोलेशन के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट कन्फिगुरेशन। इस टेक्निक में क्या होता है, हम लोग जो है वो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें कैल्शियम क्लोराइड और एथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन डालते हैं, उसके बाद हाई स्पीड पे उसे कन्फिगर करते हैं। जब हम उसे सेंट्रीफ्यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग 1000 पर सेकंड की स्पीड पे उसे जो है वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो जो हमारे पास है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसे फॉलो करते हुए जो हमारे पास हाई कंसंट्रेशन का होगा कैल्शियम क्लोराइड वो जो है बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा और जो लो कंसंट्रेशन होगी जिसकी वो हमारे पास टॉप पे आ जाएगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए और जो क्रोमोसोमल डीएनए उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होंगी। तो जो डीएनए है वो जब सेटल डाउन हो जाएगा ना पूरा सॉल्यूशन, तो उसके बाद जो डीएनए है वो एक सेपरेट बैंड बना देगा। मतलब उस सॉल्यूशन में हम लोगों को जो बैंड्स नज़र आएंगे वो डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्दर उन बैंड्स को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। अगर हम दो डिफरेंट डीएनएस को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा, जितने भी हमारे पास डीएनए होंगे उनके स्टिकी एंड्स जो हैं वो सेम होंगे। उन दोनों डीएनए के जो एंड्स पे शुगर फॉस्फेट लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं ना, उनको कंबाइन करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज और जो एटीपी है एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ होता है, किस लिए? उन दोनों लिंकेज को आपस में कंबाइन करने के लिए।
जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड आएगा ना, उसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स होंगी। किस चीज़ की? जो हम लोगों ने डोनर डीएनए लिया है और जो हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए था, क्योंकि हम लोगों ने उनके दोनों एंड्स को कंबाइन किया था, इसी वजह से उन दोनों डीएनए की करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास प्रेजेंट होगी। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड को रेसिपिएंट बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर नहीं हो सकता। लेकिन एक मेथड ऐसा है जिससे हम लोग जो है रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को इजीली बैक्टीरिया में इंसर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, हम लोग रेसिपिएंट बैक्टीरिया को जो है बहुत लो टेम्परेचर पे कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद ये सारा काम हम लोग लो टेम्परेचर पे कर रहे होते हैं। उसके बाद हम अचानक से उसको हाई टेम्परेचर देते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उसके लिए हीट शॉक का काम करता है, क्योंकि उससे पहले जितना भी काम था वो हम लोग बहुत लो टेम्परेचर पे कर रहे थे, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, तो क्या हुआ है, उसे एज अ हीट शॉक उसने काम किया। इसका हमारे पास बेनिफिट क्या होगा कि बैक्टीरियल परमेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जो हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो इजीली सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उस सेल को फर्दर जो है वो क्लोनीज बना के उसकी क्लोनिंग करा के फर्दर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया। अब हम लोगों ने सारे सेल्स के अंदर प्लाज्मिड तो एंटर करा दिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने उनकी जो है वो क्लोनिंग भी करा दी। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन कौन से सेल्स के अंदर वो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जो सारी करेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो हमें चाहिए। उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम लोग एंटीबायोटिक का मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्लाज्मिड हैं उनमें वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबायोटिक्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है और एम्प्लिसिन है हमारे पास। हम इसके लिए क्या करते हैं, एगर मीडिया एक प्रिपेयर करते हैं जिस पे एंटीबायोटिक्स होती हैं। उसके बाद हम लोग एक मिक्सचर जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लाज्मिड कंटेनिंग एंड प्लाज्मिड लैकिंग बैक्टीरिया, इन दोनों मिक्सचर को हम लोग जो है वो एगर पे पुट करते हैं। उसके बाद कुछ देर सेटल डाउन होने के बाद हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ वही बैक्टीरियाज जो हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं जिनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो बाकी हैं वो जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं किससे, एंटीबायोटिक से, इसलिए उन्होंने कॉलोनीज नहीं बनाई। तो जो बैक्टीरियाज जिनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है सिर्फ उन्होंने ही कॉलोनीज बनाई होती हैं, तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है प्लाज्मिड की। सिक्स स्टेप है हमारे पास प्रोपागेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। इसमें क्या होता है, जब हम लोग जो है वो सक्सेसफुली इंजर्शन भी करा लेते हैं प्लाज्मिड की, उसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को जो है वो प्रॉपरली हम लोग उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम लोग उनकी क्लोनिंग कराते हैं, उनको हम लोग फर्दर जो है वो रेप्लिकेट करा देते हैं। तो जो हमारे पास लार्ज नंबर की आइडेंटिकल सेल्स की प्रोडक्शन होगी, हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे कॉलोनी कहते हैं। तो जो न्यू हमारे पास जीन प्रेजेंट है, जितने भी जो न्यू जीन्स जो हैं वो एक सेल में प्रेजेंट है, उनमें सारी करेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो हमें रिक्वायर होती हैं, या वो डीएनए जो हम लोगों ने इंसर्ट किए होते हैं वही करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती हैं जो हमें रिक्वायर होती हैं। सेवन स्टेप हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया दैट एक्सप्रेस द न्यू जीन। अब हम लोगों ने इंसर्ट भी करा लिया, हम लोगों ने उसकी फर्दर कॉलोनीज भी बना ली। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो बैक्टीरियाज न्यू प्रोड्यूस हुए हैं जिनके पास वो सारे जीन्स प्रेजेंट हैं जो हम लोगों ने इंसर्ट कराए थे। अब हम लोगों ने वो कॉलोनीज जो हैं वो स्क्रीन करनी है कि कौन सी ऐसी कॉलोनीज जो हैं वो उनके पास वो जीन्स स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है जो हमें रिक्वायर है। ठीक है, अगर हम लोग बारी बारी सारी कॉलोनीज़ को चेक करेंगे तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसके लिए डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं। एक प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा प्रोसीजर जो है वो यूज़ किया जाता है इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ह्यूमन इंसुलिन का कोई जीन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन इंसुलिन को रैबिट में इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, जो रैबिट है वो उस एंटीबॉडीज़ जो हैं, उस इंसुलिन की एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में रिस्पॉन्ड करेंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ को हम लोग पिफाई कर लेंगे
और उसको हम लोग फर्दर जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पे लेबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो जो रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज़ हमारे पास होंगी, उसको फिर हम लोग जो है वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करेंगे कि वो कौन कौन सी कॉलोनीज़ हैं जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये थे 7 डिफरेंट स्टेप्स या मेथड्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग को वर्ल्ड वाइड बहुत सी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है और इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग टेक्निक। ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। खुदा हाफिज़।